नमस्कार, आप देख रहे हैं दी इंडियन इंटरेस्ट। मैं हूं तमन्ना इनामदार दत्ता। 8 महीने बाद रूस के उफा में नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ के बीच बातचीत हुई है। इस बातचीत की एक अहम उपलब्धि ये कही जा रही है कि भारत संयुक्त बयान में प्रमुखता से कश्मीर का जिक्र न कराने में कामयाब रहा। वहीं दूसरी ओर नरेंद्र मोदी अगले साल साफ सम्मेलन में हिस्सा लेने पाकिस्तान जाएंगे, लेकिन सवाल यह है कि जो उपलब्धियां बताई जा रही है वो कितनी ठोस है, क्योंकि मोदी सरकार की पाकिस्तान डिप्लोमेसी अभी तक कंफ्यूजन भरी नजर आ रही है। पिछले साल नवंबर में सचिव स्तर की बातचीत रद्द होने के बाद से आखिर हालात में ऐसे क्या बदलाव आए हैं जिससे दोनों देशों के बीच फिर से बातचीत शुरू हुई। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर गहराई से विश्लेषण के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के नेता नलिन कोहली, कांग्रेस की प्रवक्ता पीएल पुनिया, स्ट्रेटेजिक मामलों के जानकार सुशांत सरीर और पूर्व डिप्लोमेट विवेक काजू। स्वागत है आप सबका इंडियन इंटरेस्ट में। काजू साहब, पहले आपसे शुरू करेंगे क्योंकि इस पूरे मीटिंग को एक ब्रेक थ्रू के रूप में बताया जा रहा है और पहली नजर में ब्रेक थ्रू जरूर है क्योंकि दोनों लीडर्स मिल रहे हैं, एक बायलैटरल हुई है इतने महीनों के बाद और एक जॉइंट स्टेटमेंट भी पेश किया गया है। इसमें आप क्या देखते हैं? देखिए, ये इस मीटिंग ये एक प्राथमिक मीटिंग है, इसके बाद एक सिलसिला शुरू होगा। सिलसिले से क्या नतीजे निकलेंगे वो अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन कुछ बिंदु हैं जो मुझे लगते हैं अहम है। पहली बिंदु तो ये है कि मोदी सरकार ने कुछ लाल रेखाएं खींची थी अपनी पाकिस्तान नीति के निस्बत, जैसे पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेटिव्स हुर्रियत के नेताओं से नहीं मिलेंगे, उनको औपचारिक रूप से उनको कोई थर्ड पार्टी का दर्जा नहीं दिया जाएगा। अब ये देखना है कि क्या इस पर पाकिस्तान अमल करेगा, कोई एश्योरेंसेस मिली हैं। फिर ये मुद्दा है कि एनएसएस जब मिलेंगे तो क्या बातचीत होगी। टेररिज्म पर कहा गया है, पहले भी याद होगा 2006 में एक जॉइंट एंटी टेरर मैकेनिज्म बना था जो कि एक निम्न स्तर पे था, लेकिन अब क्या ये अपग्रेडेड है? तो इन चीजों में ये इसमें कोई स्पष्ट बात नहीं है। हाँ, ये बात रही कि आउटस्टैंडिंग इश्यूज जो आपने जिक्र किया कि कश्मीर का जिक्र नहीं है, यहाँ ये मुझे लगता है कि पाकिस्तान को खून का घूंट पीना पड़ा होगा कि जम्मू कश्मीर का स्पेसिफिक जिक्र नहीं है। लेकिन जब ऑल आउटस्टैंडिंग इश्यूज कहा जाता है तो उसमें जम्मू कश्मीर का मसला इंक्लूडेड होता है, ये मान के हम चलते हैं डिप्लोमैट्स। तो एक किस्म से कोड लैंग्वेज है। तो आप अगर देखिए तो ये प्रारंभिक चीज है, आगे बढ़ के देखना है कि क्या किस तरह इस पर अमल होगा। बिल्कुल। सुशांत, पिछले 2 दिनों से एलओसी पर फायरिंग की खबरें हैं, एक बीएसएफ के जवान भी मारे गए हैं। तो ऐसे में जो एक बात भारत बहुत ही क्लियरली कह रहा था इतने समय से कि गोलियों के बीच में बातचीत नहीं हो सकती, क्या लगता है कि उस शर्त को हमने थोड़ी सी ढील दे दी है इसमें? नहीं, ढील नहीं दी हमने, मेरे ख्याल पूरी तरीके से छोड़ दिया है। मैं काटजू साहब की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा कि जो रेड लाइन्स हमने रखी थी, मेरे ख्याल एक एक करके सारी की सारी मिटा दी हैं। फिर एक उदाहरण के तौर पर कि जब सरताज अजीज दिल्ली आएंगे एनएसएस की मीटिंग के लिए, तो क्या वो उस समय हुर्रियत वालों से मुलाकात करेंगे या नहीं करेंगे, ये इस पे प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। दूसरी चीज और जो मेरी नजर में ज्यादा अहम है, इस तरह की बातचीत जो है वो अपनी जगह ठीक है, आप उसको निगलेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ जो हम उम्मीदें बांधे हुए हैं उस पर सवाल ये उठता है कि पिछले 1-1.5 साल में ऐसा क्या हुआ है जमीनी स्तर पर, जो वास्तविक स्तर है, जो हमने अपनी कल्पना बनाई हुई है उस पर हम बात ना करें, लेकिन जो जमीनी हकीकत है उसमें क्या ऐसा बदलाव आया है, क्या ऐसा दोनों तरफों से ऐसे कदम उठाए गए हैं जिससे हमको ऐसे लगे कि हम लोग एक नया पन्ना उलटने को तैयार हो चुके हैं। मेरा ख्याल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट अगर कुछ हुआ है तो हालात बद से बदतर हुए हैं, बेहतर नहीं हुए। और हमारा ये मान लेना कि हम दोबारा से बातचीत या एक वार्तालाप शुरू करके पाकिस्तान के साथ मामले को सुलझा लेंगे, मेरे ख्याल एक डिल्यूजन है, और वो वैसा ही डिल्यूजन है जैसा पिछले 14 प्रधानमंत्रियों का था, और बार बार हम वही काम करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि एक नया नतीजा निकलेगा। इसको आई
आइंस्टाइन ने डिफाइन किया था पागलपन, तो हम इसी पागलपन में अगर मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात और तो फिर काजू की बात नहीं समझ में आ रही है, लेकिन जस्ट टू आर्ग्यू फ्रॉम द अदर साइड, तो फिर एक्सपेक्ट क्या किया जाता है? क्योंकि पुनिया साहब कांग्रेस भी ये निंदा कर रही है कि बीजेपी की जो सरकार है उनकी पाकिस्तान पॉलिसी क्लियर नहीं है, लेकिन क्या एक्सपेक्टेशन है फिर कि ब्रिक्स समिट में जाकर ना बातचीत हो, ना मिला जाए? आगे बात बढ़ाने के लिए तो कभी ना कभी चर्चा करनी ही पड़ेगी। मिस्टर पुनिया। अच्छा, मुझसे पूछ रहे हैं? जी, आपसे सवाल। देखिए, हम भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आपस में मिले हैं तो उसका हम स्वागत करते हैं, और लेकिन जो बार बार इनकी जो आदत है, जो परंपरा है कि हर एक चीज को बढ़ा चढ़ा के कि ब्रेक थ्रू है। अच्छा होता कि बातचीत होती तो ये कहते कि बहुत ही कॉर्डियल बातें हुई और आगे हम बात करेंगे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स बात करेंगे। आप जो ब्रेक थ्रू कर रहे हैं तो फिर हम ये भी जानना चाहते हैं कि जो टेररिज्म के जो स्टेप्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्या उनके बारे में भी कोई चर्चा हुई? जो अभी सीज फायर वायलेशंस हो रहे हैं, अभी जो चर्चा की गई थी कि स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, वो लगभग 800 सीज फायर वायलेशन इसी साल भर 13 महीने के बीच में हुए हैं। अभी जब वार्ता होने जा रही थी तब बीएसएफ के जवान उन्होंने हमला किया, सीज फायर वायलेशन हुआ और उसकी वो शहीद हो गए। तो ये इस तरह से होता जाएगा। असली बात यह है कि आर्मी ये सब खुराफात करती रहती है और आर्मी के ऊपर मुझे लगता है कि यहां सरकार का या प्रधानमंत्री का कोई कंट्रोल नहीं है कि उसके बारे में भी कोई चर्चा हुई कि इस तरह की हरकतें नहीं करेंगे। वो हमेशा जब भी चर्चा होती है, जब वार्ता होती है, उस वार्ता को सबोटाज करने के लिए कोई न कोई ऐसा इंसिडेंट पैदा करते हैं जिसका सीज फायर वायलेशन करते हैं, जिससे कि कोई न कोई कोल्ड सोल्डरिंग हो और ये वार्ताएं फेल हो। लेकिन इसमें फिर सवाल ये था, क्या कोई ध्यान दिया है? इसमें फिर सवाल ये था कि इसका ऑल्टरनेटिव क्या है, और बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ अभी तक जुड़े नहीं हैं, तो उनका आर्गुमेंट मैं ले जाऊंगी सामने। इस डिबेट को बैलेंस रखने की कोशिश मैं करूंगी। काजू साहब, अगर ये कह रहे अल्टरनेटिव तो नहीं, ऑल्टरनेटिव क्या है? ब्रिक्स में वो मिलेंगे तो बात करेंगे ही, तो वार्ता 8 महीने के बाद अगर बात करें तो ब्रेक थ्रू है। अल्टरनेटिव पूरी तरह से मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सबसे पहला विकल्प वार्ता ही होती है, वही बेस्ट अल्टरनेटिव है। लेकिन उसको धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करें। वो आप डींगे हाँकने में अपना मामला खराब कर देते हैं। म्यांमार में जो हुआ उसके बारे में जो जो भाषण दिए और जो बातें कही गई, तो क्या प्रतिक्रिया हुई देश में और पाकिस्तान के अंदर, वो भी हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो इसलिए बहुत सोच समझ के वार्ता करें, सोच समझ के बात करें, सोच समझ के उसके परिणामों के बारे में चर्चा करें। हम यही कहते हैं, लेकिन चर्चा होनी चाहिए, वार्ता अवश्य होनी चाहिए। नहीं, ढींगे हाँकने पर ऐतराज है, लेकिन सुशांत, इसको बस थोड़ा सा आगे लेते हुए फॉरेन पॉलिसी, मैं जरा बोल लूं कुछ। जी काजू साहब। देखिए, ऐसा है, कांग्रेस के प्रवक्ता को ज्यादा इस पे नहीं पाकिस्तान के बारे में नहीं कहना चाहिए, क्योंकि 10 साल कांग्रेस के जमाने में, मनमोहन सिंह जी के सरकार के टाइम में, कांग्रेस की नीति पाकिस्तान की निस्बत कभी भी स्पष्ट नहीं थी, कभी भी स्थिर नहीं थी। कभी ये कहते थे कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकती, कभी कहते थे कि नहीं, आतंकवाद के साथ बातचीत भी लाजमी है, और ये सब संयुक्त बयान में है, सब दस्तावेजों में है। आज मुंबई हादसे के बाद थिम्पू स्पिरिट की बात हुई, तो बीजेपी के नलिन कोहली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शोभा नहीं देता कि ये मैं बिल्कुल अग्री करती हूं कि अगर कंफ्यूजन इस सरकार में है पाकिस्तान की पॉलिसी को लेकर, तो कांग्रेस की सरकार में भी थी। नलिन कोहली जी, आप अभी जुड़े हैं हमारे इस चर्चा में, और मैं नहीं जानती हूं कि आपने
पहले का हिस्सा सुना या नहीं कोहली साहब, लेकिन मैंने सुना नहीं, तो आप अगर बड़ा संक्षेप में बता दें। संक्षेप में ये बात हो रही है कि जो रेड लाइन भारत ने ड्रॉ की थी पाकिस्तान को लेकर कि जब तक आतंक खत्म नहीं होता हम बातचीत नहीं करेंगे, उस रेड लाइन को क्या मिटा दिया गया है और ऐसा क्या बदला है कि अब बातचीत हो रही है। दूसरा जो पॉइंट हमारे पैनलिस्ट रख रहे हैं कि इसको ब्रेक थ्रू नहीं कहा जा सकता क्योंकि ऐसा कुछ खास नया नहीं हुआ है। मुझे लगता है जहां तक भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को लेके कोई भी जब चर्चा हो तो पहली बात ज्यादा एक्सपेक्टेशन और हाइप दोनों ही मुझे उचित नहीं लगते, और क्योंकि हमारा एक ट्रबल्ड रिलेशनशिप रहा है, ये फैक्ट है। जहां तक कहा जा रहा है कि जो हमने लाल संकेत दिए थे या जो लाल सीमाएं खींची थी जिसे रेड लाइन कहते हैं कि नो टॉक्स विद टेरर एंड ऑल, यदि स्टेटमेंट को आप पढ़ें तो बड़े स्पष्ट रूप से ये फोकस ही उसी विषय पे है। इसमें एक तो कोई फॉर्मलाइज स्ट्रक्चर्ड टॉक जैसे फॉरेन सेक्रेटरी लेवल्स की होती हैं, ट्रेड इश्यूज पे होते हैं, एक कॉम्प्रिहेंसिव रिलेशनशिप की जो बातें होती हैं उसमें ऐसा कोई संकेत नहीं है। ये एक मुलाकात हुई है और मल्टीलैटरल फोरम्स में तो मुलाकात जैसे सार्क में हुआ था, आगे सार्क में हो सकता है, होता है। ये जहां तक है इसमें स्पेसिफिक मैं मानता हूं जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि टेररिज्म के विषय पर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स दोनों देश के बात करें, और एक जो भारत के लिए बहुत पीड़ादायक जो स्थिति रही है मुंबई के जो हुए थे वो टेररिस्ट अटैक, उसमें कुछ हुआ नहीं है, और इस बात को वहां स्पेसिफिकली लाना, टेररिज्म की बात को, मुंबई के 26/11 को, और उसके साथ तीसरी बात जो जोड़ी गई है कि हम अपने बॉर्डर के ऊपर में जो सीज फायर है डीजीएमओ के बीच में जो पाकिस्तानी रेंजर्स है बातचीत करें ना। एक और बात आपको रखना पड़ेगा ध्यान में कि बॉर्डर के ऊपर में पॉलिटिकल लीडरशिप से हटके फ्लैग मीटिंग्स, डिस्कशंस, ये सब तो रूटीन है, उसमें कोई नई बात नहीं है और ये लगातार चलती है। यहाँ पर टेररिज्म के विषय पर फोकस करके अब जो कॉम्प्रिहेंसिव रिलेशनशिप है उसमें समय लगेगा और मुझे लगता है ज्यादा हाइक नहीं करना चाहिए। एनएसए दोनों मिलेंगे दिल्ली में, ये बात नहीं है, ये मानते हैं आप? देखिए, हाँ, ये एक लिहाज से बात नहीं है क्योंकि अभी तक जो बातचीत होती थी वो बेसिकली फॉरेन सेक्रेटरीज के बीच में होती थी और फाइनली जो कॉम्पोजिट डायलॉग का जो स्ट्रक्चर था उसमें फिर जो विदेश मंत्री थे दोनों देशों के वो मिलके एक बारी जायजा लेकर बात खत्म कर देते थे। अब उसको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के स्तर पर कोई एक चैनल नया शुरू किया जा रहा है। यहां तक तो मैं कोहली साहब से सहमत हूं कि ये जो वक्तव्य है इसमें दो चीजों के ऊपर फोकस है, एक सिक्योरिटी ऑब्लिक टेररिज्म और दूसरा कुछ पीपल्स टू पीपल की बात जो रिलीजियस टूरिज्म और मछुआरों की जो रिलीज की बात है उस पे है। लेकिन मुद्दा यहां पर यह आता है कि अगर हम 26/11 की बात करें तो जिस तरह से जॉइंट स्टेटमेंट में उसको लिखा गया है कि दोनों साइड्स डिस्कस करेंगी वेज एंड मीन्स के इसको कैसे एक्सपेडाइट किया जा सके। ये तो हम डिस्कस कई सालों से करते आ रहे हैं, तो इसमें कोई नई बात मुझे नजर नहीं आ रही और इसमें कोई अगर कोई बड़ा ब्रेक थ्रू होगा उस पर भी मैं बड़ा सिनिकल हूं। दूसरी चीज जो ये बात हुई है कि टेररिज्म डिस्कस करेंगे एनएसएस। अब देखिए टेररिज्म की परिभाषा क्या है, क्या वो वाला टेररिज्म होगा जो पाकिस्तान से भारत के ऊपर थोपा जाता है, या ये वो वाला टेररिज्म होगा जो पाकिस्तान पिछले एक वर्ष से बोलते जा रहा है दुनिया भर में लेकिन उसका कोई प्रमाण नहीं देता। बहुत जरूरी पॉइंट है। भी पाकिस्तान के अंदर कुछ गड़बड़ कर रहा है और अगर इस दोनों चीजों पे यही बात होगी तो फिर ये जो डायलॉग होगा ये तू मैं में रिड्यूस हो जाएगा। इसकी कोई उपलब्धि मुझे नजर नहीं आती निकलने की। एक जुमला और कहूंगा, आपने ये कहा कि ऑल्टरनेटिव क्या है बातचीत के अलावा। मेरा उस पे आपको मैं उसी सवाल को आपके ऊपर फ्लिप बैक करता हूं और मैं आपसे ये पूछता हूं कि क्या ऑल्टरनेटिव वही है कि जो हम अभी पिछले 70 साल से करते हुए आए हैं और जो विफल हो चुका है, बार बार विफल हुआ है, और वो ये डायलॉग का जो प्रोसेस है, तो क्या ऑल्टरनेटिव पर हम वापस जाएंगे? बिल्कुल नया ट्रैक नजर नहीं आ रहा है। नलिन कोहली जी फिर से जुड़ चुके हैं और आपने होपफुली सुशांत सरीन के जवाब का कुछ हिस्सा सुना। वो कह रहे हैं कि नया कुछ नहीं हो रहा है और नए की उम्मीद थी आप लोगों से। पहली बात तो है कि इंडो पाकिस्तान के विषय को लेकर, और इस बात को हमें सत्यता से स्वीकारना पड़ेगा, बहुत पैशनेट व्यूज होते हैं, दोनों तरफ है, हमारे अपने पॉइंट ऑफ व्यूज हैं
और उसमें बहुत गंभीरता भी है, ऐसा नहीं है कि कोई फ्लिपेंट व्यूज आते हैं। अब आ जाते जो वर्ड ब्रेक थ्रू, पहले एक एक करके चले। ब्रेक थ्रू का मतलब नहीं है अचीवमेंट। जिस चीज में कोई पहल नहीं हो रही थी, आज एक पहल की शुरुआत है। तो मतलब जो चीज रुकी हुई थी चालू हुई, एक किस्म से एनएसएज मिलेंगे और फोकस रहेगा टेररिज्म पे। जो सुशांत जी कह रहे हैं टेररिज्म पर, यही तो गंभीर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है भारत और पाकिस्तान के बीच में, क्योंकि टेररिज्म को हम गुड और बैड टेररिज्म के बीच में नहीं देखते, और वहां एक स्टेट पॉलिसी के अंग के रूप में देखा गया है, माना गया है। तो इसीलिए जब इसमें होता है, ये एक विषय है, तो इसको फोकस जब रखना है, तो मैं इसको कॉम्प्रिहेंसिव नहीं मानता। रिलेशनशिप अच्छा मान लेते हैं जब आप कॉम्प्रिहेंसिवली ट्रेड हो, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट हो, पर वो सब टेबल पे अभी है नहीं। कोहली जी थोड़ा सा वो टोन डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं उस यूफोरिया को जो आ रही थी, लेकिन बस एक पॉइंट काटजू जी। नहीं, मैं यूफोरिया को टोन डाउन नहीं करा, एक छोटा कमेंट फिर काटजू जी जरूर बोले। मैं सिर्फ वही कह रहा हूँ जो मेरे समझ में आ रही है बात। यूफोरिया और डाउन या हाई पिच मीडिया का अधिकार है। सरकारें यूफोरिया से अगर चलती तो बहुत आपको मानना पड़ेगा कोहली जी कि कम से कम इस चर्चा में ना पिच हाई है और ना ही बनाने की कोशिश करें। लेकिन काटजू साहब और पुनिया साहब भी उस पर कुछ बोलना चाह रहे हैं। जो ब्रेक थ्रू की बात नलिन कोहली ने की और परिभाषा दिखाई, उसमें एक ये क्रिटिसिज्म आ सकती है कि ब्रेक थ्रू की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमारी सरकार ने बातचीत बंद कर दी थी। जिन शर्तों पर बंद कर दी थी, क्या वो शर्तें अभी भी लागू हैं? उन शर्तों को वापस लेने का क्या कोई तर्क है ताकि एक ब्रेक थ्रू हो? उस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिल रहा है। क्या ये कहना सही है? देखिए, हमने रेड लाइन ड्रॉ करी थी कि हुर्रियत से, जैसे मसलन कि हुर्रियत से पाकिस्तानी नुमाइंदे औपचारिक रूप से नहीं मिले। वो मेरी समझ से पहली बार रेड लाइन ये ड्रॉ हुई थी और बिल्कुल सही ड्रॉ हुई थी। मोदी सरकार की प्रशंसा करनी चाहिए कि उन्होंने ये रेड लाइन ड्रॉ करी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अब अगर पाकिस्तानी नुमाइंदे, जिसमें पाकिस्तान में भारत के स्थित हाई कमिश्नर भी शामिल हैं, वो हुर्रियत से मिलके उनको ब्रीफ करते हैं कि दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच में बातचीत हुई, तो क्या कोहली साहब उसको सही मानेंगे या उसको रोकने की कोशिश करेंगे, उसकी निंदा करेंगे? फिर जैसे सुशांत ने पूछा कि सरताज अजीज वहां के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जब भारत आएंगे तो वो अगर हुर्रियत से मिले तो कोहली जी क्या उसको कहेंगे कि वो सही है या उसको ओवरलुक कर देंगे? ये एक रेड लाइन थी, और जब भी सरकार रेड लाइन ड्रॉ करती है और उस पर अमल नहीं करती है तो दुनिया भर में ये होने लगता है कि इनकी कसनी और करनी में फर्क है, और उसकी वजह से एक किस्म से कंटेम्प्ट होने लगती है ऐसी सरकार की। ये कोहली जी इसको स्पष्ट कर दें। बिल्कुल। और उस सवाल के साथ एक कमेंट पीएल पुनिया से ले ले, फिर कोहली जी आप बताएं। जी, इस साल भर के दौरान में 10 जवान हमारे शहीद हुए हैं और कुछ सिविलियंस भी मारे गए हैं। उसके बावजूद हम ये स्टेप उठा रहे हैं। हम इसका स्वागत करते हैं कि वार्ता शुरू की है और वार्ता ही एकमात्र तरीका है। लेकिन हम ये भी जानना चाहते हैं इस ब्रेक थ्रू में इन मामलों के बारे में बात हुई कि नहीं हुई। रोज रोज जो सीज फायर वायलेशन हो रहे हैं, रोज रोज हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, इसके बारे में भी बात हुई कि नहीं? लखवी को वापस लाने के बारे में, उसके बारे में भी बात हुई कि नहीं बात हुई? इसके बारे में बताना चाहिए था। ओके, तो लखवी को उन्होंने छोड़ दिया। कोहली जी, जमात उद दावा को बैन करने से पूरी तरह से रिफ्यूज कर लिया है। क्या इन मुद्दों को हमने उठाया? पहला सवाल आपसे। और दूसरा कि जब सरताज अजीज आएंगे, अगर वो हुर्रियत से मिले, तब हमारा रिएक्शन क्या होने वाला है? एक एक करके। जी, काटजू जी ने पहले जो बात रखी कि हमारे रेड लाइन है, क्या होगा? काटजू जी और मैं और आप, हम लोग बैठे कोई भी है, कल सुबह दिल्ली में बारिश होगी, कितनी होगी इस पर भी नहीं टिप्पणी दे सकते। तो कोई मीटिंग अगर 2 महीने बाद होनी है, उसके इर्द गिर्द क्या होगा? तो मुझे लगता है ये जो है एस्ट्रोलॉजर्स के लिए ज्यादा एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं है नलिन कोहली जी, नहीं, लेकिन पॉइंट रह रहा हूँ। नहीं, सुन लीजिए, सरप्राइज होगा अगर वो नहीं मिलेंगे। ये नीति की बात है। एक मिनट, मैं बात कर रहा हूँ। ये पॉलिसी की बात है, पॉलिसी की बात। दुनिया जी, मैं आऊंगा आपके भी प्रश्न पे। मैं पहले काटजू जी के प्रश्न का जवाब दूं। ओके, अब आ जाते हैं जो रेड लाइन की बात है। उस रेड लाइन को भी प्लीज कॉन्टेक्स्ट में देखिए। फॉर्मल टॉक्स होने वाले थे हमारे फॉरेन सेक्रेटरीज के बीच। ओके, उसके ईव पर
हुर्रियत को एक सॉर्ट ऑफ पार्टी बनाने पर भारत ने बड़ा स्पष्ट कहा और उस टॉक्स को कैंसिल किया, एक रेड लाइन ड्रॉ किया। अगर आप देखें तो पाकिस्तान डे पे हो, हुर्रियत आते जाते हैं, पाकिस्तानी एम्बेसडर या हाई कमिश्नर को कोई रोक नहीं है, वो किसी से भी मिल सकते हैं जी। लेकिन स्टैंड जो गवर्नमेंट का बड़ा स्पेसिफिक था, आप किसी को इसका पार्टी नहीं बना सकते जब दो सॉवरन देश आपस में बात कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति का हम लोगों ने क्लियर इंडिकेशन दिया है। ऐसी स्थिति अगर होती है तो उसपे भारत सरकार जरूर अपना रुख बताएगी। सुशांत सेटिस्फाइड नहीं लग रहे उस इंसान। एक सुशांत का कमेंट ले लेते हैं, एक मिनट में खत्म कर लूं। नहीं खत्म कर। आप सेकंड पार्ट पे आइए कोहली साहब, लेकिन जो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि वो रेड लाइन को नैरो किया गया है, डिफाइन किया गया है बहुत ही क्लियरली कि एक फॉर्मल टॉक के एक दिन पहले अगर हुर्रियत से मिला जाए तब हमें ऐतराज है, वरना मिले तो कोई ऐतराज हुआ। मैंने ऐसा भी नहीं कहा ऐतराज है, मैंने ये आपको स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट दिया है। इसमें ना नैरोइंग है ना वाइडनिंग है, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट ऑन अ स्पेसिफिक। लेकिन ये एक एग्जांपल के तौर पे, एक प्रेसिडेंट के तौर पर सेट हुआ है ना। जी जी फैक्ट है जी, फैक्ट एग्जांपल नहीं होता। ओके जी काटू जी। देखिए, मैं कोहली साहब की बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन कोहली साहब कृपा करके वकील की हैसियत से यहां मत बोलिए। ये बेसिक पॉइंट यह है कि हुर्रियत थर्ड पार्टी नहीं हो सकता। अगर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर उनको ब्रीफ करता है कि बातचीत में क्या हुआ, तो वो तो फिर थर्ड पार्टी का एक अमला पहना रहा है। अगर वो पहले बात करे कि हम क्या बात करेंगे या बाद में ब्रीफ करे, वो एक है। इसमें फर्क क्या है डिप्लोमेटिक? नहीं, मैं आपको इसका जवाब दे देता हूँ। अर्जू जी, आपने तो वकालत की बात की, तो मैं आपको बिना डिप्लोमेट हुए यहाँ पर मैं भी अपना सवाल पूछ लूं। ओके सुशांत। नहीं, मैं कितने जवाब दूंगा, मैं पहले अपना खत्म करूंगा। 3 एट ए टाइम मेरे लिए भी फोन के ऊपर नहीं, इसी से मिलता जुलता है। नहीं कोई बात नहीं, आप पूछ लीजिए, उसके बाद शायद मेरे जवाब में आ जाए प्रशांत जी, देन ऐड टू इट। तो मैं ये इतना कह रहा था कि काटजू जी, डिप्लोमेसी में भी हर वर्ड का एक अहमियत है, कानून में भी वही है। मुझे नहीं लगता है जो स्टेटमेंट्स डिप्लोमेट्स बनाते हैं, आप तो बहुत सीनियर लेवल पे रहे, वो स्टेटमेंट्स में कोई भी शब्द यहाँ वहां आ जाते हैं, एक शब्द का बहुत अंतर हो जाता है उसके अर्थ में। तो इसमें वकालत या डिप्लोमेसी की बात नहीं है, जो लाइन है वो लाइन है, जो हुआ वो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है, उस पर कहा गया। जो फ्यूचर की प्रिडिक्शन हो रही है उस पर प्रिडिक्शन कर नहीं सकते, क्योंकि भारत पाकिस्तान के टॉक्स, रिश्तों में हर प्रिडिक्शन गलत रहा है। तो इसमें कोई ओके सुशांत, एक मिनट, अब आइए। पॉइंट जो है, जो पूनिया जी ने एक प्रश्न पूछा, मैं प्रश्न पूछा। नलिन जी, मेरा भी जरा इससे मिलता जुलता सवाल सुन लीजिए। जी देखिए, आप ही के वित्त मंत्री हैं, जो एक लिहाज से डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का रोल अदा करते हैं आजकल। उनका एक नहीं, ऐसा है, ये एक मिनट आप एक मिनट भाई साहब, नहीं ये डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर वाला कमेंट कहाँ से है? कोई है? नहीं, आप गलत चीज कह दे और मैं सुनता रहा हूँ, वो तो गलत है ना। हमारी सरकार में डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है नहीं, और वो ऐसा रोल नहीं आता। अच्छा, ओके फाइन, वो आपके वित्त मंत्री हैं। मेरा बस एक सिंपल सा सवाल है कि जो वित्त मंत्री हैं, उनका एक स्टेटमेंट आया था जब ये सारा हुर्रियत का वाला वाकया हुआ था। उन्होंने ये कहा था कि आप पाकिस्तान को ये चयन करना है कि क्या वो भारत के साथ बात करना चाहता है, भारत सरकार के साथ, या वो उन लोगों के साथ बात करना चाहता है जो भारत को तोड़ना चाहते हैं। ये दोनों चीजें साथ साथ नहीं चल सकती। आप जो आज बोल रहे हैं उससे ये महसूस होता है कि ये दोनों चीजें साथ साथ चल सकती हैं। नहीं, मैंने ऐसा, आपको गलत फहमी है, जो आपने रेड लाइन बनाई, आपको गलत फहमी है सुशांत जी, जवाब देने आपको गलत फहमी है सुशांत जी। मैंने ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं दिया। आप उस निष्कर्ष पे पहुंचे, वो आपको सोचना पड़ेगा कैसे। मेरे शब्द बड़े स्पष्ट थे, मैंने एक सिचुएशन और फैक्ट पे कहा। जो वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने कहा वही तो लाइन तो थी जिसके वजह से वो टॉक्स कॉल ऑफ हुए। तो मुझे समझ नहीं आया इसमें कंफ्यूजन का है। नहीं, लेकिन जो आपके सबके बीच में कोहली साहब, वो एक बेसिक सवाल का जवाब आपने नहीं दिया है। अगर वो फिर से मिलेंगे और ये ऐसा नहीं कि बारिश होगी, मैडम अगर चलिए मैं आपके अगर का एक छोटा सा अगर मजाक में अगर आप लेंगे, मैं इसमें कोई इसमें मेरे ऐसा नहीं है कह रही थी, पर मजाक में कहूँ, कल अगर आपका चैनल जो है इस शो को कैंसिल कर दे तो डिबेट ही नहीं होगा। अगर पे कोई बात कभी नहीं की जाती है, नहीं, इसलिए वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि होपफुली ये सिचुएशन नहीं होगी। लाइवलीहुड काफी ज्यादा है कि वो मिले कोहली जी, तो ये इतनी हाइपोथेटिकल बात नहीं है जैसे आप कह रहे हैं। जो भारत सरकार ने एक लाइन ड्रॉ की थी वो अपने आप में महत्वपूर्ण लाइन है। आपकी पॉलिसी क्या है? भारत सरकार में
भारत सरकार ने जब लाइन खींच दी है, वो लाइन सबके सामने है, उसके परिणाम है। दूसरा एक कॉन्टेक्स्ट मत भूलिए, हम हर चीज को इंडो पाक करते हैं। एक ऑल्सो सार्क का कॉन्सेप्ट है जो इस स्टेटमेंट में आया है कि अगले साल सार्क का समिट होगा, और सार्क पे जो निगलेक्ट रहा है और पॉलिसी की जो बात करती है कांग्रेस पार्टी, तो इतनी भी पॉलिसी बता दे कि प्रधानमंत्री क्यों 17 साल नहीं पहुंच पाए यहाँ पे। नेपाल से 30 साल एक देश में, 28 दो में। ओके। इसीलिए पॉलिसी जो लचर थी इनके नीचे, ये कौन सी बात पॉलिसी की व्याख्या सब जगह गए हैं। मुझे लगता है प्रधानमंत्री चलिए, कुछ देशों में ये गए, कुछ देशों में वो गए। एक कौन सी बात हो गई, वहां क्यों नहीं गए? जो हमारे चलिए, यहाँ पर कोहली जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सारे पैनल के सवालों का जवाब देने के लिए, लेकिन आपने सवाल का जवाब एक्चुअली एंड में दिया नहीं, लेकिन कोशिश तो की, तो इसके लिए आपका शुक्रिया। वो सवाल बने रहेंगे और व्यूअर्स के ऊपर है कि किस निष्कर्ष पर वो पहुंचे इन चर्चाओं या इन टॉक्स को लेकर। इंडियन इंटरेस्ट में इस हफ्ते के लिए इतना ही। नमस्कार।